वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जय वाघ और मैं आपका सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बच्चों, एज यूजुअल जैसे कि हम अपने हर लेक्चर की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट से करते हैं, हम आज भी एक पॉजिटिव थॉट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पॉजिटिव थॉट एंड दैट थॉट इज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्टॉर्म बिकॉज आई एम लर्निंग हाउ टू सेल। मैं चुनौतियों से परेशान नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मैं सीख रहा हूँ चुनौतियों से कैसे डील किया जाए, चैलेंजेस से कैसे डील किया जाए। और ऐसा ही एक इसे ही रिलेवेंट एक थॉट मैंने एक इंस्पिरेशनल स्पीकर थे उनके लेक्चर में भी सुना था कि चुनौतियां तो आती रहेगी बच्चों, चुनौतियां तो आती रहेगी। अगर चुनौतियां आ रही है तो समझ लो आप दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो। नहीं, अगर चुनौतियां नहीं है, अगर चैलेंजेस आपकी लाइफ में नहीं है, ये कोरोना क्राइसिस भी वन ऑफ द चैलेंज है। अगर चुनौतियां नहीं है तो समझ लीजिए आप ऐसा काम कर रहे हो जो पार्ट ऑफ क्राउड है। इफ यू आर नॉट गेटिंग चैलेंजेस इन योर लाइफ, यू आर पार्ट ऑफ क्राउड एंड आई डोंट थिंक सो कि आप पार्ट ऑफ क्राउड होना चाहिए, क्योंकि पार्ट ऑफ क्राउड बनोगे तो आप आपके लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं कर पाओगे। तो बच्चों, विद दिस पॉजिटिव एनर्जी हम अपने फाउंडेशन बैच के सिक्वेंशियली चौथे लेक्चर को फोर्थ लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं एंड द टुडेज टॉपिक इज EMS। बच्चों, EMS मतलब एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। बिफोर एंटरिंग टू दिस टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। हाँ, सबसे जरूरी बात, दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू वॉच दिस लेक्चर फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हो तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारा जो ऑथोराइज्ड यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बायोलॉजी डॉक्टर वाघ, वहां पे जाइए। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स आप वहां पे पब्लिकली देख सकते हो, वो लेक्चर्स देखिए एंड देन गेट कनेक्टेड विद दिस टॉपिक। क्योंकि बच्चों ये सिक्वेंशियल होता है, ये सीरीज में होता है। ये टॉपिक समझने के लिए आपको थोड़ा सा पिछले लेक्चर्स का कनेक्शन जरूरी होता है, तो प्लीज वहां पे जाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपडेट्स लेते रहिए। और सबसे जरूरी बात, आप अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो ये लिंक अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनको भी बोलिए कि गेट कनेक्टेड विद डॉक्टर वाघ बायोलॉजी इंस्टीट्यूट। हाँ, और एक जरूरी बात, अगर आपको लेक्चर में कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ एडवाइस दे सकते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। एज सुन एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। और हाँ, अगर आपको कुछ क्वेरी भी है तो वो भी वहां पे डाल दीजिए, क्योंकि मैं उस पर डेफिनेटली गौर करूंगा एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट द आंसर। हाँ, अगर आपको अच्छे लगते हैं वीडियोस तो प्लीज वहां पे मुझे अप्रिशिएट करना भी ना भूलिए, बिकॉज आई डेफिनेटली लव योर अप्रिसिएशन। तो बच्चों, कम टू द पॉइंट, स्टार्ट कर देते हैं लेक्चर को। आज का जो लेक्चर है वो है EMS। तो EMS का मतलब क्या होता है बच्चों? EMS का मतलब होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मतलब विद इन, किसी चीज के अंदर, यहाँ पे हमें सेल के अंदर डिस्कशन करना है। मेम्ब्रेन सिस्टम, मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी स्ट्रक्चर का जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ना, आउटर स्ट्रक्चर या आउटर लेयर बोल दो आप, जैसे कपड़े होते हैं, तो वैसे ही किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनेल को ये वो किसी एक प्रोटीनेशियस थिन मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है ना, हम उसे बोलते हैं मेम्ब्रेन। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब क्या? ऐसी सिस्टम जो सेल के अंदर है और एज अ सिस्टम काम करती है। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ समथिंग। तो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स है, हाँ, ग्रुप ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे ऑर्गेनेल्स है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनेल्स, दे हैव रिलेवेंट फंक्शंस। रिलेवेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं फिजिकली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फंक्शंस के तौर पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड देयर फंक्शंस आर रिलेवेंट टू ईच अदर। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स है यूकैरियोटिक सेल में जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक उनके फंक्शंस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन्स को अगर हम एक दूसरे के साथ जोड़ दे और एक सिस्टम फॉर्म कर दे तो उसका नाम होता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स आते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, आप टेक्स्ट बुक के थ्रू जा सकते हो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी भी उसे बोलते हैं, तीसरा आता है लाइसोसोम और चौथा आता है वैक्यूल।
तो बच्चों ये 4 ऑर्गेनेल जो होते हैं, ये 4 ऑर्गेनेल अभी यहाँ से आगे हमें इन डिटेल जितना पॉसिबल है उतना डीप जाकर डिटेल में हमें पढ़ने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईएमएस को, या फर्स्ट ईएमएस से हम डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ईएमएस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। से बच्चों बायोलॉजी में अगर आपको अच्छा करियर करना है तो हर वर्ड को क्रैक करना सीखिए, हर वर्ड का स्प्लिटेड मीनिंग निकालना सीखिए। ये मेरा एडवाइस रहेगा आपको, हर बच्चे को जो बायोलॉजी में कुछ करना चाहता है, क्योंकि बायोलॉजी में जो वर्ड्स होते हैं वो डबल ट्रांसलेट होते हैं। एक्चुअली पूरे साइंस में ही ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डबल ट्रांसलेट होते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? तो डबल ट्रांसलेशन का मतलब होता है, एक तो ये वर्ड्स लैटिन में होते हैं, तो लैटिन से हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, और इंग्लिश से ऐसी लैंग्वेज में जो हमारी मदर टंग होती है या जिसमें हम समझ पाते हैं। तो ऐसा डबल ट्रांसलेशन होता है। तो उसके लिए एक काम कर दीजिए, उसे स्प्लिट कर दीजिए। स्प्लिट मतलब तोड़ो, उसका छोटे छोटे वर्ड्स में कन्वर्जन कर दो, और वो जो छोटे छोटे वर्ड्स है उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो और अपनी मदर टंग में कन्वर्ट कर दीजिए। तो उससे आपको उन्हें समझने में आसानी हो सकती है। तो बच्चों कम टू द पॉइंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने इंटेंशनली यहाँ पे प्लस साइन डाल के रखा है, बिकॉज आई वांट टू शो यू दैट दीज आर थ्री स्प्लिटेड वर्ड्स इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है बच्चों? एंडो का मतलब होता है विद इन, किसी चीज के अंदर, तो एंडो विद इन। प्लाज्मिक किसके अंदर? ये भी आपको आंसर मिल गया, इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब फ्लूइड होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलम, इसका मतलब इसका मीनिंग होता है नेटवर्क। तो ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। हाँ, तो ये अगर आपको अच्छे से समझना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, हर ऑर्गेनेल कैसा दिखता है, तो इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 133 और 130 एंड 133। तो ये देखिए, आपको 130 पर प्लांट सेल और एनिमल सेल की बहुत अच्छी 3 डायमेंशनल डायग्राम्स दी है। तो ये दोनों डायग्राम को अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप देख सकोगे बच्चों कि समझो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ना बच्चों, ये आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यू होता है एक लैमिलर या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, एंटीना लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो अलोंग विद आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर बाय डेफिनेशन जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक उसका मीनिंग होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ, सॉरी इसका डेफिनेशन दिया है, तो नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन अ साइटोप्लाज्म। तो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों ट्यूबुलर बच्चों? तो ट्यूब का सिंपल मीनिंग ऐसा होता है जो एक साइड से क्लोज होती है, दूसरी साइड से ओपन होती है। तो ट्यूबुलर माइक्रो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और एक दूसरे से जुड़कर वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। तो हम उन्हें बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे इनका नाम हमें बताता है कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर है और इनकी साइज इनफ बिग होती है कि वो पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में, दो हिस्सों में बटा देती है, डिवाइड कर देती है। कैसे? तो एक इमेजिनरी एक डायग्राम बना लेती है बच्चों। समझो ये आपका सेल है, ये आपका सेल है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांट देता है। कौन से दो हिस्से? एक हिस्सा तो है ये अंदर वाला और ये है दूसरा बाहर वाला। तो अंदर वाला हिस्सा मतलब क्या बच्चों? अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो उसे दिया है इंट्राल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इंट्राल्यूमिनल का मतलब क्या होता है? किसी भी ट्यूब या ट्यूब्यूल का जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना बच्चों, हम इसे बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन का मतलब होता है द स्पेस इनसाइड। तो ये जो ट्यूब्यूल है या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर का जो पोर्शन होता है, जो एम्प्टी स्पेस होती है, हम इसे बोलते हैं ल्यूमेन। तो जो भी प्लाज्म ल्यूमेन के अंदर प्रेजेंट है, मैं उसे बोलूंगा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म, और जो भी ल्यूमेन के बाहर प्रेजेंट है, मैं उसके लिए अलग से कलर कोड यूज करूंगा। तो आप ये जो रेड डॉट देख रहे हैं, तो दिस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कैन बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। आप along with दिस वीडियो लेक्चर, अगर आपके सामने
एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, तो आपको ज्यादा अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है एक नेटवर्क होता है माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो एंटेना जैसा दिखता है, और अलोंग विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस ये कंटिन्यू हो जाता है। कहाँ तक कंटिन्यू होता है बच्चों? तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से सेल के सेल मेम्ब्रेन तक या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, तो ऐसा कंटिन्यू होता है। ये आप सेल के किसी भी प्लांट या एनिमल के डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो। पर्टिकुलरली अगर प्लांट सेल में देखोगे तो बहुत अच्छी दिखती है। देन ये जो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस डिवाइड्स द एंटायर साइटोप्लाज्म इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से दो पार्ट है? तो एक तो उसके ल्यूमेन के अंदर वाला और दूसरा ल्यूमेन के बाहर वाला। तो ल्यूमेन के अंदर जो होता है हम उसे बोलते हैं ल्यूमिनल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, और जो बाहर होता है हम उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। बढ़ते हैं आगे बच्चों। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डायग्राम में अगर आप देखोगे तो जैसे ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू होने लगता है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं, और जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड पार्ट होता है ना, उस पर आप ऐसे, यहाँ पे मैं रेड कलर से ऐसे ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता हूँ, तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको वहां पे दिखाई देंगे। अगर आप पेज नंबर 131 उस पर देखोगे तो आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम दिखाई दिया गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो मैं एक काम करता हूँ, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो हिस्सों में बांट देता हूँ, या मैं ऐसा बोलता हूँ कि दे आर ऑफ 2 टाइप। कौन कौन से 2 टाइप होते हैं बच्चों? अगर या आप ये ऊपर वाला देखोगे और नीचे वाला देखोगे तो आप समझ जाओगे कि देयर आर 2 टाइप्स और देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 2 तरह के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? तो एक होते हैं आर ई आर और दूसरे होते हैं एस ई आर। अभी ई आर का मतलब तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो आर का मतलब क्या है बच्चों? आर का मतलब होता है रफ, और एस का मतलब होता है स्मूथ। तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ है या स्मूथ है? तो बच्चों ये जो रेड कलर के यहाँ पे मैंने ग्रैन्युलर या छोटे से ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं ना, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों राइबोसोम्स। ये स्ट्रक्चर होते हैं राइबोसोम्स, और ये न्यूक्लियस के आजू बाजू में ही स्कैटर्ड होते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है। जैसे कि मैंने मेरे अपने पिछले लेक्चर में बोला था कि whenever you will thought about the राइबोसोम, आपके दिमाग में एक उसका मीनिंग आना चाहिए, रेप्लिका मीनिंग आना चाहिए कि प्रोटीन फैक्ट्रीज होती है। तो ये जो राइबोसोम्स होते हैं, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ऑन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका अपीयरेंस कैसे दिखता है बच्चों? तो रफ दिखता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज RER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, और वही कंसेप्ट अगर आप जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आप दूर दूर जाने लगते हो टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, आपको दिखेगा कि जो इसकी लैमेली होती है या इसकी जो भी ट्यूब्यूल्स होती है उस पर राइबोसोम्स एब्सेंट है, नहीं है। अगर वहां पे राइबोसोम्स नहीं है, एब्सेंट है, तो उसकी जो ऊपरी सतह है, जो आउटर लेयर है, इट विल लुक लाइक अ स्मूथ in absence of ribosome. So you can guess why it is called as a SER. तो in absence of ribosome, it is called as a smooth endoplasmic reticulum. तो बढ़ते हैं उनके functions की तरफ। तो जो RER होता है ना बच्चों, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम, एज आई टोल्ड यू बिफोर 5 मिनट्स की, जब भी आप राइबोसोम का डिस्कशन करोगे आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका बेसिक फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से ये प्रोड्यूस करता है प्रोटीन्स को। तो प्रोटीन सिंथेसिस इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ RER। वैसे तो बहुत सारे अदर फंक्शंस भी कुछ ऑर्गेनेल्स के होते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट फंक्शंस पर फाउंडेशन बैच में डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो अभी डिस्कशन करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। देखो यहाँ पे राइबोसोम था, उसकी वजह से उसको फंक्शन मिल गया प्रोटीन सिंथेसिस। तो बच्चों अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और अगर वो किसी राइबोसोम को अपने ऊपर हार्बर नहीं करता है, नहीं रखता है, तो राइबोसोम की एब्सेंस की वजह से वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो कौन सा फंक्शन वहां पे होता है बच्चों? तो वहां पे फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स।
तो बच्चों वहां पे लिपिड्स का सिंथेसिस होता है, लिपिड सिंथेसिस या स्टोरेज ऑफ लिपिड या सिंथेसिस ऑफ लिपिड आप बोल सकते हो। आप बुक का भी रेफरेंस लोगे तो आपको मिलेगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड टेक्स प्लेस ऑन या इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चों ये था पहला EMS एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पहला ऑर्गेनेल जिसका नाम था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो मैं काम करता हूँ दूसरे ऑर्गेनेल की तरफ मूव करता हूँ जिसका नाम है गोल्गी बॉडीज। तो बच्चों ये कंसिक्वेंटली सेकेंड EMS है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ऑर्गेनेल है और इसका नाम है गोल्गी बॉडी। तो जो गोल्गी बॉडी भी आपने आपके 9th स्टैंडर्ड में या प्रीवियस स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत कुछ सुना होगा, एटलीस्ट ऐसे कुछ नाम होते हैं जो हमारे जहन में वैसे ही रहते हैं। तो गोल्गी बॉडी इज वन ऑफ देम। तो गोल्गी बॉडी जो होती है ना बच्चों, गोल्गी बॉडी, बहुत स्टूडेंट इसे बहुत मतलब अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके बारे में, कुछ लोग इसे गोल्जी बॉडीज भी बोलते हैं। तो गोल्जी बॉडीज या गोल्गी बॉडीज मैं इसे गोल्गी apparatus ऐसा भी बोल सकता हूँ। हाँ, तो ये गोल्गी बॉडीज क्या होती है बच्चों? तो गोल्गी बॉडीज एक्चुअली क्या होती है? तो सबसे जरूरी बात है इनका नाम जो है ना गोल्गी, ये क्यों पड़ा इनको, तो इसका भी एक छोटा सा रीजन है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें देखने वाला जो पर्सन था उसका नाम था कैमिलो गोल्गी। वो साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी। एज ही सॉ इट फर्स्ट टाइम, तो उसके नाम पर इनको नाम दे दिया गोल्गी बॉडीज। तो सबसे जरूरी बात इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो किसने खोज निकाला, इसकी वजह से उनको नाम क्या मिला ये हमने देखा। तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। डायग्राम लुक लाइक दिस। तो डायग्राम जो होती है ना बच्चों, ये ऐसे डायग्राम है उसकी। मैं यहाँ पे रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये डायग्राम्स आपको सिर्फ रेफरेंस के तौर पर है, आप अच्छी डायग्राम टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। तो ऐसी कुछ डायग्राम होती है, 2 डायमेंशनल डायग्राम होती है सॉरी गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडी की। तो ये जो गोल्गी बॉडी है इसे आप वेग मैनर में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसमें से एक स्ट्रक्चर भी आप कोई बाजू में ले लोगे तो ऐसे दिखता है बच्चों। ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इट लुक लाइक अ फ्लैटेंड वेसिकल या फ्लैटेंड जो बलून होता है ना, बलून वैसे फ्लैटेंड, मतलब जिसमें हवा नहीं है, चिपका हुआ है या फ्लैट हो गया है, ऐसा बलून जो होता है ना डिफ्लैटेड बलून, तो उसके जैसे दिखता है। और ये जो डिफ्लैटेड स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए होते हैं, तो उनको बोला जाता है स्टैक्ड। उनको बोला जाता है स्टैक्ड। बच्चों स्टॉक्ड नहीं बोलना है, स्टैक्ड, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए वेसिकल्स होते हैं। ये जो वेसिकल्स होते हैं इन्हें इन पर्टिकुलर सिस्टर्नी ऐसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सिस्टर्नी। तो इसके जितने भी वेसिकल्स होते हैं जो डिफ्लैटेड बलून लाइक सॉरी हाँ डिफ्लैटेड बलून लाइक जैसे दिखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होते हैं। हाँ, अभी अगर आप ये डायग्राम देखोगे, ये डायग्राम देखोगे तो इसमें आपको थोड़ा सा कॉन्केव या सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है। तो ये जो गोल्गी बॉडी होती है ना, तो ये गोल्गी बॉडी में 2 एंड्स होते हैं बच्चों। ये 2 एंड्स कौन कौन से होते हैं? तो एक एंड होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉन्केव। तो जो कॉन्वेक्स होता है, अभी कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर कैसा पहचानोगे आप बच्चों, ये आपके फिजिक्स में आप शायद पढ़ चुके होंगे। कॉन्वेक्स मतलब जो बाहर वाला होता है ना, किसी चम्मच को ले लीजिए, चम्मच की जो बाहर वाली सतह होती है ना उसे बोलते हैं कॉन्वेक्स, और जो अंदर वाली होती है उसे बोलते हैं कॉन्केव। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि ये जो बाहर वाला कॉन्वेक्स है इसे हम बोलते हैं, आई विल मेक इट कंफर्म। तो जो कॉन्वेक्स है इसका नाम है सिस फेस, और जो कॉन्केव है अंदर वाला जो है इसका नाम है ट्रांस। तो सिस और ट्रांस ऐसे 2 एंड्स होते हैं उसमें। जो सिस होता है उसे फॉर्मिंग एंड बोलते हैं, फॉर्मिंग एंड। फॉर्मिंग एंड, एंड मतलब एक साइड होती है तो फॉर्मिंग साइड या फॉर्मिंग एंड बोलते हैं उसे। और जो कॉन्केव वाला होता है इसे ट्रांस या इसे हम ट्रांस या सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, जो सिस्टर्नी है जिसका कॉन्वेक्स एंड है वो सिस है, और सिस वाला जो है वो है फॉर्मिंग। मुझे थोड़ी गलती हो गई बच्चों, तो ये होता है फॉर्मिंग एंड। और जो ट्रांस होता है कॉन्केव वाला इसे हम बोलते हैं मैच्योरिंग एंड, मैच्योरिंग एंड। तो सिस और ट्रांस दोनों एंड्स का डिस्कशन हो गया। जो सिस होता है वो फॉर्मिंग एंड होता है और जो ट्रांस होता है वो
मैचुरेशन एंड होता है। अब आप थोड़ा सा सोच सकते हो कि कौन सा एंड कौन सी तरफ होगा। अगर आप डायग्राम में देखते हो तो आपको डायग्राम इसी तरह से किसी भी सेल के अंदर दिखाई देती है। तो ये जो एंड होता है ना बच्चों, ये वाला कौन सा, ट्रांस वाला, ये कौन सी तरफ होता है पता है आपको? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज होता है, तो ये रिसीव करता है, और ये जो ट्रांस वाला होता है ना, ये उसे डिस्पैच कर देता है। तो ऐसे एक यूनिट बन जाता है बच्चों। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एपरेटस। एपरेटस क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे वेसिकल से एक दूसरे के साथ, सॉरी, बहुत सारे साइक्लाइक स्ट्रक्चर से, डिफ्लैटेड ट्यूब्यूल्स है, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़कर कुछ काम करते हैं। अभी सबसे एंड में हमें ये बात डिस्कस करनी है कि इनका काम क्या होता है बच्चों। इसका काम क्या होता है, तो ये जो गोल्गी एपरेटस होती है ना, ये गोल्गी एपरेटस का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है पैकेजिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग क्या करते हैं बच्चों, किसे पैक करते हैं? तो अगर आप गौर करोगे डायग्राम में, तो ये जो गोल्गी एपरेटस होता है ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेरी क्लोज होता है। अगर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन पूछोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस करता था? जो रफ था वो प्रोड्यूस करता था प्रोटीन, और जो स्मूथ था वो प्रोड्यूस करता था लिपिड्स। तो दोनों जो मटेरियल्स होते हैं ना, वो कुछ वेसिकल्स में पैक हो जाते हैं। तो वेसिकल्स क्या होते हैं बच्चों, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो ये ऐसे गोल गोल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेसिकल्स। तो ये जो मटेरियल होता है ना, मतलब चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो लिपिड हो, तो वो सिस एंड से इसके अंदर चला आता है, गोल्गी एपरेटस के अंदर चला आता है, और अंदर चला आने के बाद वो जो भी प्रोटीन या लिपिड होता है बच्चों, उस पर प्रोसेसिंग होता है, और पूरा प्रोसेसिंग होने के बाद हम दो एग्जांपल्स लेंगे कि पैकेजिंग किसका होता है। पैकेजिंग में सपोज हमने ले लिया प्रोटीन, और दूसरा ले लिया समझो हमने लिपिड्स। तो दो एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, एक है ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा है ग्लाइकोलिपिड्स। तो एक बार प्रोटीन को ग्लूकोज के साथ जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरी बार लिपिड्स को अगर आप ग्लूकोज के साथ जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा ग्लाइकोलिपिड्स। सो दीज टू substances are synthesized by Golgi bodies, और सिर्फ सिंथेसाइज ही नहीं करते बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स होते हैं कि जो गोल्गी एपरेटस पैकेज भी करता है और डिस्पैच भी करता है। तो ये कौन सा यूनिट है सेल के अंदर का, तो पैकेजिंग और डिस्पैचिंग यूनिट है। तो मूव टू नेक्स्ट ऑर्गेनेल, अगले ऑर्गेनेल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे मुझे सिस और ट्रांस में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूंगा, और अगले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है बच्चों, उसका नाम है लाइसोसोम। नेक्स्ट ऑर्गेनेल, थर्ड वन, लाइसोसोम्स। तो बच्चों लाइसोसोम्स, तो सोम इसका मतलब होता है बॉडीज या स्ट्रक्चर्स, सोमा मतलब बॉडीज, और लाइसो इसका मतलब होता है ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी को लाइज कर देता है। लाइज का मतलब होता है बच्चों डिस्ट्रक्शन करना, डिस्ट्रक्शन करना। जैसे कि हम कुछ खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो लाइज या डिस्ट्रक्ट होके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसी बॉडीज, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो डिस्ट्रक्शन करते हैं बिकॉज ऑफ देयर सम वेपन्स। तो उसके वेपन्स क्या होते हैं बच्चों, वेरी सुन हम वो भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं बच्चों, लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स की अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है, these are the membrane bound vesicular structures formed by Golgi apparatus। फिर से एक बार सुन लीजिए, इनकी मम्मी कौन होती है। मैं ये सवाल इस तरह से क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने ठीक से सीक्वेंस किया ये तीनों ऑर्गेनेल खत्म होने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गोल्गी बॉडीज। प्रोड्यूस करते हैं मतलब उनको फीड करते हैं। गोल्गी बॉडीज अगर पैकेजिंग कर देती है तो पैकेजिंग के बाद जो प्रोड्यूस होता है वो होता है लाइसोसोम। दैट्स व्हाई मैं एक रिलेशन बना देता हूँ, ये आपको एग्जाम के लिए नहीं लेकिन प्रिपरेशन के लिए हेल्प करता है
कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे फीड करता है, गोल्गी एपरेटस को, और गोल्गी एपरेटस किसे प्रोड्यूस कर देता है, तो लाइसोसोम्स को। तो लाइसोसोम्स वेसिकुलर बॉडी होती है बच्चों, वेसिकुलर। ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं बायोलॉजी में, ये समझ लिए। वेसिकल का मतलब होता है बच्चों छोटी सी एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कुछ भरा हुआ होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड है। तो एक सिंगल मेम्ब्रेन जैसे बलून होता है बच्चों, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और उसके अंदर एक मटेरियल और हम बोल सकते हैं उसका वेपन भरा हुआ होता है। अभी मैं रिवेल भी कर देता हूँ इसे कि ये जो वेपन होता है ना इसके अंदर, वो क्या होता है बच्चों, तो इट इज नथिंग एल्स देन द एंजाइम्स। तो अलग अलग तरह के एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। अभी एंजाइम्स अगर आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एंजाइम्स में भी अकॉर्डिंग टू व्हाट फंक्शन दे आर डूइंग उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये एंजाइम्स कौन सी तरह के होते हैं, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यहाँ पे भी वर्ड को स्प्लिट कर दो। हाइड्रो का मतलब होता है बच्चों वाटर, और लाइसिस या लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग या डिस्ट्रक्शन। तो ऐसे एंजाइम्स जो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर किसी भी चीज को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और मैं सिर्फ दो एग्जांपल दूंगा इसका। एक होता है अमाइलेज, और दूसरा होता है प्रोटीएज। तो अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को लाइज करता है, और प्रोटीएज जो होता है वो प्रोटीन को लाइज कर देता है। वैसे ही लाइपेज होता है। तो ये जितने भी एंजाइम्स है वो कहाँ पे भरे हुए होते हैं बच्चों, ये लाइसोसोम्स में भरे हुए होते हैं। तो ये जो लाइसोसोम होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एक बलून लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये जब रप्चर होते हैं ना बच्चों, रप्चर होते हैं, कब रप्चर होते हैं, तो क्वाइट ऑब्वियस, अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल मर जाए, अगर सेल के अंदर कोई ऑर्गेनेल मर जाए तो उसका उसे सेल से निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मरी हुई चीज सड़ने लगती है, गलने लगती है, और वो दूसरे ऑर्गेनेल्स को इन्फेक्ट कर सकती है। तो उन्हें लाइज करने का, उन्हें डिस्ट्रॉय करने का जो फंक्शन होता है ना बच्चों, वो लाइसोसोम का होता है। तो इसे एक तरह से सेल का क्लीनिंग मैकेनिज्म भी बोल सकते हो आप। ये ऑर्गेनेल्स को खाता है। जो ऑर्गेनेल उसके साथ खेलते थे, मतलब एक स्टोरी बना दो कि उसके साथ बड़े, उसके साथ खेले, वो जब मर जाते तो ये इन्हें खा लेता है। तो दूसरी एक बात इसके लाइसोसोम्स के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी शायद से, वो है लाइसोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग्स। क्यों सुसाइडल बैग्स कहते हैं बच्चों, उसका भी एक सिंपल सा रीजन है। आपने गिव रीजन में उसका आंसर लिखा है, मैं एक लाइन में बता देता हूँ। समझो एक सेल है जो लाइसोसोम्स को कंटेन करती है। समझो बच्चों वो सेल बिकॉज ऑफ एज, मतलब बूढ़ी हो गई, मर गई, या किसी बिकॉज ऑफ किसी इंजरी वो सेल अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है, मर जाती है, तो वो सेल भी, वो पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए एक डेड सेल है जो कि यूजलेस है। तो उसे कैसे मिटाएंगे, कोई ऑर्गेनेल अपनी बॉडी से किसी डेड सेल को अलग से निकाल के फेंक नहीं सकता है, तो उसके लिए एक सिस्टम होता है। यही सिस्टम है बच्चों, यही ये तो ऐसा ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर ही प्रेजेंट था। मतलब ऐसा ऑर्गेनेल जो अपनी खुद की सेल को, जिसके अंदर वो पला बढ़ा, उसे ही मरने के बाद, ये जरूरी है, मरने के बाद उसे ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। That's why it is called as a suicidal squad या suicidal packs। तो ये था लाइसोसोम, उसका फंक्शन भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हो। और सबसे जरूरी बात, इसके जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना बच्चों, ये हाइड्रोलाइटिक कैटेगरी वाले, ये हाइड्रोलाइटिक कैटेगरी वाले जो एंजाइम होते हैं ना, ये एसिडिक पीएच में अच्छी तरह से काम करते हैं, जिसे हम ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। ऑप्टिमम पीएच का मतलब होता है बच्चों कि ऐसा पीएच जहां पर उसका फंक्शनिंग या वर्किंग अच्छी तरह से होता है, तो ऑप्टिमम पीएच होता है एसिडिक। मूव टू नेक्स्ट ऑर्गेनेल बच्चों। नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो है उसका नाम है वैक्यूल। तो वैक्यूल अगर आपको बहुत अच्छी तरह से देखना हो तो प्लांट सेल देखिए, क्योंकि मैंने शायद आपको पिछले लेक्चर में होमवर्क भी दिया था कि डिफरेंशिएट कीजिए प्लांट सेल और एनिमल सेल को। तो ये डिफरेंस तो आपने डेफिनेटली लिखा होगा कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। इट इज वेरी लार्ज साइज्ड, इट इज सो लार्ज साइज्ड और बिग इनफ दैट दे वो जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस को और सभी साइटोप्लाज्म को साइड में ढकेल देते हैं, और न्यूक्लियस भी इवन सेंटर में नहीं मिलता, आपको साइड में मिलता है। तो जो वैक्यूल होता है बच्चों, वैक्यूल, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं।
अगर मैं बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में डिस्कस करूं, मुझे अगर याद रखना है, अगर मैं 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, फाउंडेशनल लर्न कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे याद रखूंगा, इट्स लाइक अ बबल, इट्स लाइक अ बबल। अपने जो बबल्स होते हैं वो एयर फिल्ड होते हैं, तो ये एक वाटर फिल्ड बबल्स है जिसके जिसका बहुत सारा पार्ट ये किसी किसी पानी की तरह एक मटेरियल से भरा हुआ होता है। ये जो मटेरियल होता है ना बच्चों, जो पानी जैसा होता है, हम इसे बोलते हैं सैप। It is called as a sap. So it is a sap filled balloon like structure। और सबसे जरूरी बात, इसका जो मेम्ब्रेन होता है ना, मतलब बलून की जो सतह होती है, जो स्किन होती है, तो ये जो स्किन होती है हम इसे बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इट इज कॉल्ड एज अ टोनोप्लास्ट। यू कैन टेक द रेफरेंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक। तो ये जो फ्लूइड फील्ड जो ये होते हैं ना स्ट्रक्चर्स होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर सैप होता है, वो फ्लूइड मतलब सैप होता है, और टोनोप्लास्ट होता है। तो ये जो टोनोप्लास्ट होता है बच्चों, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। एंड अगर ये जो वैक्यूल है, ये वैक्यूल को अगर आपको और अच्छी तरह से पढ़ना हो, लर्न करना हो, तो इसे एक ऐसी तरह से लर्न करो कि प्लांट में और एनिमल में इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो अगर प्लांट सेल की बात करोगे आप, प्लांट सेल की, तो समझ लीजिए कि प्लांट सेल में कोई एक मॉलिक्यूल है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ सोडियम या पोटेशियम। तो जो ये सोडियम या पोटेशियम जो है ना, ये साइटोप्लाज्म, देखो सबसे जरूरी बात प्लांट में ही क्यों, तो प्लांट में वैक्यूल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, ऑलमोस्ट 40-50% कंट्रीब्यूट करता है, बहुत बड़ा होता है। तो इसके अंदर का जो सैप होता है ना, जो वाटर होता है, वो क्या करता है बच्चों, इसके साइटोप्लाज्म में जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, जो या सॉरी जो आयंस मिलेंगे, जो भी कंटेंट होगा, वो कंटेंट को कॉन्सेंट्रेट रखना या डाइल्यूट रखना, ये वैक्यूल के अंदर का सैप करता है। कैसे करता है बच्चों, एक सिंपल प्रोसेस है। अगर यहाँ पे सोडियम के 10 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे समझो 20 मॉलिक्यूल है, 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन सैप एंड 10 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है, ये डिसाइड करेगा, सैप डिसाइड करेगा कि सोडियम को अंदर जाना है या बाहर आना है। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बना देता है। कल हमने पढ़ा था एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन में, तो वैसे ही तरह से ये ट्रांसपोर्ट को अवेलेबल करवा देता है सेल के अंदर। और सबसे जरूरी बात, सेल के अंदर का जो भी एनवायरनमेंट है, ये मेंटेन रखने का काम कौन करता है बच्चों, ये वैक्यूल करता है, पर्टिकुलरली इन प्लांट सेल। बढ़ते एनिमल सेल की तरफ, मैं दो एग्जांपल्स दूंगा। आप उन्हें एक्चुअली एनिमल नहीं बोल सकते हो, लेकिन प्लांट से अलग है, इसलिए मैं एनिमल्स में डाल देता हूँ। तो पर्टिकुलरली जो प्रोटिस्ट होते हैं, एमीबा और पैरामीशियम। तो ये एमीबा और पैरामीशियम जो होते हैं ना, इसमें अगर आप डायग्राम देखोगे तो उसमें आपको दो तरह के वैक्यूल्स मिलते हैं बच्चों। एक होता है फूड वैक्यूल और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जो फूड वैक्यूल होता है, इट्स अ स्मॉल बबल that help that amoeba, single celled organism, that structure help that amoeba to take the food inside the cell। तो उसे फूड अंदर लेने के लिए हेल्प करता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। वही अगर एक्सक्रीशन के लिए मदद करता है तो हम उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ये रहा चारों की चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन बच्चों। तो कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हमने पढ़े, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स और वैक्यूल। तो जो बचे हुए ऑर्गेनेल्स है बच्चों, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स अभी बचे एक बार देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, राइबोसोम्स है, साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन में हमें पढ़ना है सीलिया और फ्लैजेला। और उसके बाद एक जरूरी ऑर्गेनेल बच जाता है, उसका नाम है न्यूक्लियस। और सबसे आखिर में हम देखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रो फाइब्रिल्स। तो ये था बच्चों आज के लेक्चर के बारे में। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशंस। पॉजिटिव थॉट्स को भी याद रखिए। और ये सेशन के साथ मैं आज का लेक्चर भी खत्म कर देता हूँ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। एट द एंड ऑफ दिस मैं आपको डिफरेंशिएट करके पूछूंगा कि आपने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में और नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या डिफरेंसेस फाइंड आउट किए लेक्चर्स के थ्रू या रीडिंग के थ्रू। तो ये लेक्चर आपके लिए एक रेफरेंस है। अलॉन्ग विद दिस
आप आपकी अलग अलग टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हो, तो आपको एक रेफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं और अच्छी तरह से कंसेप्ट समझ सकते हो आप। तो बच्चों, कल मिलेंगे नॉन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।